स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्वे आया जिसके अनुसार 2017-18 में भारत की जो इनफॉर्मल इकोनॉमी थी, जो लगभग 52% के आसपास थी, वो अब 15 से 20% के आसपास हो गई है, जो अधिकांश विकसित देशों के पैरामीटर्स के अनुरूप है। चाहे कोई साथ खड़ा था नहीं खड़ा था, मुझे महादेवी जी की कविता की वो पंक्ति याद आती है जो प्रसिद्ध कविता थी, पंत होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे, चिर वृत्ति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। माननीय उपसभापति महोदय, आज वित्त मंत्री महोदया के द्वारा प्रस्तुत इस बजट के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बजट कोई सामान्य बजट नहीं है, क्योंकि यह आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, जिसे प्रधानमंत्री जी ने आगे के लिए अमृत काल शब्द का प्रयोग किया है, उसे बहुत से अमृत तत्व को सन्निहित किए हुए समाज के लिए अनेक कल्याणकारी विषयों को लिए हुए प्रस्तुत किया गया है। देखिए, जब अर्थ की बात आती है तो यह कहा जाता है कि अर्थ का कितना महत्व है। हमारे यहां संस्कृत के सुभाषित में कहा गया है, अर्थ सर्व जगन मूलः अनर्थो अर्थ विपर्ययः। इसका अर्थ होता है कि संपूर्ण जगत के क्रियाकलापों का मूल अर्थ है, फाइनेंस है। इसीलिए अनर्थ शब्द, जो कि सब कुछ नष्ट होने के अर्थ में होता है, वह इसका विपरीत शब्द के रूप में प्रयोग होता है। इसलिए इस बजट के अर्थ को समझने के लिए मैं आंकड़ों के ऊपर बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहां पर सभी लोग विद्वान बैठे हुए हैं और उन्होंने आंकड़ों के बारे में बहुत कुछ जानकारी पहले से है। परंतु इसके अर्थ के इस अभिलेख का निहितार्थ क्या है, इसका भावार्थ क्या है, यह समझने की आवश्यकता है। देखिए माननीय सभापति महोदया, जो विषय यहां पर रखा है वित्त मंत्री महोदया ने और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, वो 3 मूल भावनाओं से प्रेरित है। पहला, कल्याणकारी योजना और सर्वस्पर्शी विकास। दूसरा विषय, दूसरा अपने आप इससे रिलेटेड पॉइंट आता है, यदि हमें सर्वस्पर्शी विकास और कल्याणकारी योजनाएं आगे ले जानी है तो वो किससे प्रेरित होनी चाहिए? वो प्रेरित होनी चाहिए भविष्य की आवश्यकताओं से, जैसे पर्यावरण संतुलन, ग्रीन एनर्जी और हाई टेक्नोलॉजी। तो अगला चरण, अगला प्रश्न आपके मन में उठेगा कि ये सब यदि संचालित होना चाहिए तो इसके लिए धन की व्यवस्था, संसाधन की व्यवस्था कहां से होनी चाहिए? तो इसमें पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत सक्रिय और सकारात्मक सहयोग के साथ इसमें संसाधन जुटाने की भी व्यवस्था की गई है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि दिस इज अ वेलफेयर ओरिएंटेड, ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट motivated by the futuristic technologies and high technologies like ecological balance and green energy, with an active and vibrant participation of the private sector also. अब आप कहेंगे कि ये सब कुछ आपने कह तो दिया, परंतु क्या ये संभव है कि ये हम कैसे करेंगे? तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने यह करके दिखाया है। अभी बजट में विकास की दर 9.2% रखी गई है। कल सुशील मोदी जी ने भी इस बात का उल्लेख किया था कि आईएमएफ ने अभी 25 मार्च को जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें रिवाइज एस्टीमेट में भी भारत की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट 9% रखी है। यानी जो हमने स्थापित किया है उसके बिल्कुल अनुरूप है, यह यथार्थपरक है। दूसरा, जो फिस्कल डेफिसिट था, वित्तीय घाटा, जिसका लक्ष्य 6.8% रखा गया था, वो 6.9% है। यानी वो भी हमने लगभग पूरी तरह अटेन किया है। जबकि यह फैक्ट है कि हमने इसमें मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ाया है और इस वर्ष 34% से अधिक की वृद्धि की है। इसके बावजूद वित्तीय घाटे पर नियंत्रण, मेरे विचार से इसके लिए वित्त मंत्री महोदया साधुवाद की पात्र हैं। एक और बात भी है कि टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट था वो 22.17 लाख करोड़ रुपए था, जिसे बाद में रिवाइज करके 25.16 लाख करोड़ रुपए किया गया, और जो एक्चुअलाइज हुआ दैट इज 26.13 लाख करोड़। यानी जो हमने तय किया
उसके आगे तय किया, फिर उससे कहीं बेहतर हमने रियलाइज किया। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी योजनाएं और अनुमान और वित्तीय प्रबंधन सब ठोस तथ्यों पर आधारित है। एक फैक्टर और भी है, जब हम इस विषय पे बात करते हैं, अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्वे आया है जिसके अनुसार 2017-18 में भारत की जो इनफॉर्मल इकोनॉमी थी, जो लगभग 52% के आसपास थी, वो अब 15 से 20% के आसपास हो गई है, जो अधिकांश विकसित देशों के पैरामीटर्स के अनुरूप है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो निरंतर प्रयास विगत 2-3 बजट के द्वारा किया गया है, वो अपना प्रभाव दिखा रहा है और अर्थव्यवस्था एक नए स्वरूप और नई शक्ति के साथ युक्त हो रही है। परंतु मैं यह भी कहना चाहूंगा महोदया कि यह सब हमने किस समय अचीव किया है। जब अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप सरकार के ऊपर लगते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा, यह बताइए, इस समय जब विश्व मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था, 200 देश कोविड से अफेक्टेड, in the documented history of world, nowhere you can find any reference कि 200 countries are facing the same problem। और इतना ही नहीं, अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर सन 2020 का वह वर्ष जब इंग्लैंड की ग्रोथ रेट -9.3, अमेरिका की -5.6, इटली, जर्मनी, फ्रांस -10, और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि इस परिस्थिति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेदार हैं। मेरे विचार से इतने प्रबुद्ध लोग जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, जो अनेक बार विदेश गमनागमन में संलग्न अनेक नेता हैं, कम से कम उनको तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, विश्व के इतिहास में कोई एग्जाम्पल बताइए जब ऑल G7 कंट्रीज आर हैविंग नेगेटिव ग्रोथ रेट, उस दौर में। और हम इकलौते ऐसे देश थे जब देश के अंदर भी सब मोदी जी पर आक्रमण करने के लिए खड़े हुए थे, परंतु उन्होंने जिस दृढ़ता से परिचय दिया है, चाहे कोई साथ खड़ा था नहीं खड़ा था। मुझे महादेवी जी की कविता की वो पंक्ति याद आती है जो प्रसिद्ध कविता थी, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे, चिरवृत्ति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। आगे विचार किया गया बजट में, तो एक और तथ्य जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं था, लोग कहते हैं साहब एक्सपेंडिचर के लिए फर्दर लोगों को क्यों नहीं पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है। सब प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की गई, परंतु एक फैक्ट भी है, पिछले एक वर्ष में जो इंडिया की हाउस होल्ड सेविंग है वो 7 लाख करोड़ रुपए बढ़ी और हाउस होल्ड डेट 18,000 करोड़। और यहां तक कि जो 45 करोड़ जनधन अकाउंट हैं, जिसमें सबसे गरीब और वंचित और निर्धन लोगों के अकाउंट हैं, उसमें सेविंग्स में 39,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। यह इस बात का प्रमाण है कि पेंडेमिक के इस दौर में एक मनोविज्ञान है कि जनता अभी बचत की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद कोविड काल पूर्णतः समाप्त हो जाए, तब वो सामान्य आर्थिक गतिविधियों में आएंगे। और वित्त मंत्री जी ने पूरी संवेदना के साथ इस विषय का ध्यान रखा है कि उन्होंने ना कोई टैक्स लगाया है, ना इंटरेस्ट रेट में कोई कमी की है, यानी जनमानस की उस भावना का पूरा सम्मान उन्होंने यहां पर किया है।